हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन का अगला पार्ट। और इसके पहले जो भी पार्ट हुए हैं उन सभी को आप देखकर कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं अगला पार्ट। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कंपनी अधिनियम 2013 कि इनमें से किस धारा के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षक सामान्य बैठक में स्वयं या अपने अधिकृत योग्य प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है? धारा 143 12, धारा 146, धारा 144 या फिर धारा 179। तो आंसर देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले देखेंगे व्याख्या। और इसमें क्या दिया है, जैसा कि इसमें दिया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 146 के अनुसार, किसके अनुसार? 146 के अनुसार एक लेखा परीक्षक का अधिकार है कि वह स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि जो लेखा परीक्षक बनने के योग्य हैं के माध्यम से किसी भी सामान्य बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, धारा 146। ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिए, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लेखा परीक्षक धारा 143 12 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तो वह खाली स्थान के मामले में खाली स्थान के दंड का भागी होगा। निजी कंपनी 5 लाख रुपए, सूचीबद्ध कंपनी 5 लाख रुपए, सूचीबद्ध कंपनी 1 लाख रुपए या निजी कंपनी 10 लाख रुपए। तो क्वेश्चन की प्रकृति आप लोगों ने यदि समझ लिया है तो हम लोग चलते हैं इसके व्याख्या पे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 12 के अनुसार यदि कोई लेखा परीक्षक प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो वह अगर सूचीबद्ध कंपनी है तो उसे 5 लाख रुपए तक का जो है पनिशमेंट मिलेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सूचीबद्ध कंपनी 5 लाख रुपए, यहाँ पे ये हो जाएगा कि मामले में 5 लाख रुपए। ठीक है, ये भी यूपीपीसीएल इसी साल, जैसा कि एग्जाम फरवरी में हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सभी प्रीवियस ईयर पे ही हैं अभी। और इसमें कह रहा है कि कंपनी लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक संशोधन नियम 2015 के नियम के 13 के अनुसार धोखाधड़ी का संज्ञान होने पर तत्काल किंतु अधिनियम खाली स्थान दिनों के अंदर लेखा परीक्षक मामले के बारे में बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति को जैसा भी मामला हो सूचित करेगा और खाली स्थान दिनों के अंदर उनका उत्तर या परीक्षा अपेक्षित करेगा। पहले में 15, दूसरे में 45 या पहले में 15, दूसरे में 60 या पहले में 2 और दूसरे में 45 या पहले में 2 और दूसरे में 60। तो ये क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। और हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। और यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनी जो कि नियम है लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक संशोधन नियम 2015 के नियम 13 के अनुसार, ठीक, धोखाधड़ी का संज्ञान होने पर 2 दिनों के अंदर, याद रख लीजिएगा, यदि धोखाधड़ी का संज्ञान हो जा रहा है तो ये याद रखिए कि 2 दिनों के अंदर लेखा परीक्षक को लेखा समिति को सूचित करना होता है और 45 दिनों के अंदर उनका उत्तर जो है प्रेषित करना होता है। तो 2 दिन और 45 दिन ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन? 2 दिन और 45 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसमें हो जाएगा अधिकतम 2 दिन और यहाँ पे 45। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का लेवल, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 147 के अनुसार
कंपनियों और लेखा परीक्षकों के दायित्वों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है या फिर गलत है। ठीक है, यहाँ पे गलत पूछ रहा है। अब चारों में से छांटिए कौन सा गलत होगा। पहले देखिए, बड़े क्वेश्चन जो है टफ नहीं होते हैं, बस पढ़ना होता है। यहाँ पे कह रहा है किसी लेखा परीक्षक को दोषी ठहराए जाने की स्थिति में वह अपने द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक कंपनी को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। दूसरा कह रहा है कंपनी को 25,000 रुपए से 1 लाख तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा कह रहा है चूककर्ता कंपनी के प्रत्येक अधिकारी को 1 वर्ष तक के कारावास या 10,000 रुपए से 1 लाख तक के अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। चौथा कह रहा है यदि किसी कंपनी का लेखा परीक्षक धारा 139 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो लेखा परीक्षक को न्यूनतम 50,000 से अधिकतम 5 लाख तक रुपए तक का या लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का 4 गुना इनमें से जो भी कम हो से दंडित किया जाएगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सा इसमें से सही है। तो इसका सोल्यूशन है, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता तो चलेगा, तभी तो आप आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आप आंसर करिए और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 147 के अनुसार कंपनियों और लेखा परीक्षकों के दायित्व के संदर्भ में यदि किसी कंपनी का लेखा परीक्षक धारा 139 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो लेखा परीक्षक को न्यूनतम कितना 25,000 रुपये, न कि 50,000 रुपये। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 50,000 डाला था, यहाँ पे कह रहा है न्यूनतम 25,000 रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपए तक या 1 वर्ष का कारावास या दोनों हो सकता है। ये दोनों भी हो सकते हैं, 5 लाख रुपए भी दीजिए, 1 साल तक की सजा भी वो पनिशमेंट भी लीजिए। इसके साथ ही न्यूनतम जो है कम से कम 25,000 तो लगेगा ही, न कि 50,000। ठीक है, और मैक्सिमम जो लगा सकते हैं वो 5 लाख तक का पनिशमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पूछा था क्या कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जैसा कि ऑप्शन नंबर आप लोगों ने 4 देख लिया, यहाँ पे क्या कह रहा है न्यूनतम 50,000 नहीं, न्यूनतम जो है 25,000 और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जो है दंड दिया जाएगा या फिर दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 के अनुसार। 144 से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके पहले हम लोग राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर जब पढ़े हैं तो उसमें भी 144 पे बहुत सारे क्वेश्चन थे और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। के अनुसार लेखा परीक्षक निम्नलिखित सेवाएं प्रदान नहीं करेगा। ये सेवाएं कौन कौन सी सेवाएं ऑप्शन में दे रहा है। पहले तो क्राइटेरिया बनाया है यहाँ पे, बीमांकिंग सेवाएं, प्रबंधन सेवाएं, निवेश सलाहकार सेवाएं। तो ऑप्शन दे रहा है केवल पहला तीसरा, केवल पहला दूसरा और तीसरा या केवल पहला। तो इसका तो यदि जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे तो आंसर आसानी से बता सकते हैं, सर ये चीज़ नहीं होगा, मन में उनके तो आंसर निकल गया होगा। लेकिन जो लोग देख रहे हैं पहली बार वो लोग देख लें इसका आंसर। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 के अनुसार लेखा परीक्षक निम्न सेवाएं प्रदान नहीं करेगा। अब लेखा परीक्षक है तो ये सारी सेवाएं क्यों करेगा? इंश्योरेंस सुविधा और मैनेजमेंट सेवाएं, फिर आपका ये निवेश, ये सारी तो सुविधाएं देगा ही नहीं। उसका काम है वित्तीय कंपनी की जो भी चीज़ें हैं उसको वाउचिंग करना, वेरिफिकेशन करना, उसमें क्या कौन सी चीज़ें उसमें सही एंट्री हुई है, कौन सी गलत हुई है, इन सब का पता लगाना। तो यहाँ पे आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सेवाएं जो हैं नहीं देगा। यह केवल कंपनी की लेखा पुस्तकों का परीक्षण करने का ही काम करता है। इतना सा सिंपल सा आप वर्ड याद रखिए कि केवल कंपनी का जो है लेखा जो पुस्तकें होती हैं, एंट्रियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें हैं उन सब का परीक्षण करेगा, चेक करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी ये सेवाएं इसकी नहीं है। तो आपसे यही पूछा था क्वेश्चन में कि जो ऑडिटर है वो 144 के अनुसार क्या करेगा, इनमें से वो सेवाएं जो है प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, ये याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। ये कह रहा है खालिस्तान दिया है या उससे अधिक की धोखाधड़ी के बारे में केंद्र सरकार को सूचित
किया जाना चाहिए। यथावत सचिव कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय को फॉर्म ADT 4 में ये मेंशन है। पहला कह रहा 5 करोड़, दूसरा 10 करोड़, तीसरा 2 करोड़ या चौथा 1 करोड़। अब 1 करोड़ के गबन हुआ है, 5 करोड़ का हुआ है, इन सभी के मामले को कैसे क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और एक्सप्लेनेशन में जैसा कि इसका जिक्र दिया है और कह रहा है कि फॉर्म ADT 4 केंद्र सरकार को रिपोर्ट करें। क्या करेगा, इस फॉर्म की व्याख्या कंपनी 2014 का नियम 13(4) में किया गया है। ठीक है, यदि लेखा परीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित अपराध किया जा रहा है, तो लेखा परीक्षक धोखाधड़ी की जानकारी के 60 दिनों के भीतर फॉर्म ADT 4 के द्वारा सरकार को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, फॉर्म ADT 4 1 करोड़ या उससे अधिक की धोखाधड़ी के बारे में केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने के लिए भरा जाता है। पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन कि जो फॉर्म ADT 4 है वो किस चीज़ के लिए भरा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो ADT 4 है 1 करोड़ या उससे अधिक की धोखाधड़ी के बारे में केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने के लिए ये जो फॉर्म है भरा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और दोस्तों आपको बता देता हूं कि ऑडिटिंग से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर नहीं बनेंगे। आप इसी को बार बार देख लीजिए, इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लीजिए, बड़े आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि टाइम मिलता है और ये सीरीज चलती रहेगी तो इनकम टैक्स के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। साथ ही कंप्यूटर का आप लोग पूरी चीज़ें संभाल लीजिए। कंप्यूटर में यदि आप पास हो जाएंगे तो मान कर चलिए आपका सिलेक्शन 100%, मान कर चलिए 100% नहीं 99% तो मान कर चलिए। यदि आप कंप्यूटर में 25+ लाते हैं तो मान कर चलिए आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप बागडोर जो संभालना है वो आप अपना कंप्यूटर का ही संभालिए। ठीक है, कंप्यूटर में स्कोर करिए। और कंप्यूटर 1-2 घंटे क्लास करने से नहीं होगा, कम से कम यदि 5 घंटे यदि ये सब पढ़ रहे हैं, अकाउंट, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, तो कम से कम 4 घंटे कंप्यूटर भी पढ़िए, तब आपको इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को कवर कीजिए। और हो सकता है कि इस मंथ के यदि सेकेंड वीक में नहीं करा पाता है तो मान कर चलिए इस मंथ के लास्ट तक तो करा ही लेगा एग्जाम। ठीक है, जनवरी लास्ट तक। ठीक है, या 3rd वीक में भी करा सकता है। एडमिट कार्ड तो कभी भी जारी हो सकता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।